Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, our subject is laser and the co-teacher is Ufak Rao from Vihari campus. She helped me in preparing slides. I appreciate her help. So let's see what we have today. So today our topic is what is optical cavity, properties of optical cavity, and at the last the types of optical cavity. So first is optical cavity. Okay, what is optical cavity? It's laser cavity, the region between the end mirrors of lasers. ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल कैविटी होती है इसमें हम लास्ट टाइम भी देखा था कि ये एक रीजन होता है दो मिरर्स के बीच में, ठीक है, और उस जो रीजन होता है उस रीजन में हमारे पास हमारा एक्टिव मीडियम रखा जाता है जो कि लेजर प्रोड्यूस करता है। और ये लेजर कैविटी क्यों लेते हैं? लेजर कैविटी से हम वो जो लेजर है उसका आउटपुट एनहांस कर सकते हैं ताकि वो उन दो मिरर्स के बीच में जो लेजर है वो बैक एंड फोर्थ मूव करती रहे और यूं हमें आउटपुट एनहांस होता है। ठीक है, तो लेजर कैविटी क्या होती है? अ रीजन बिटवीन द एंड मिरर्स ऑफ लेजर। ओके, इस ऑप्टिकल कैविटी के फर्दर दो मेजर पॉइंट हैं, एक है ऑप्टिकल एक्सिस और दूसरा है अपर्चर। ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है? इट्स इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द एंड मिरर्स एंड परपेंडिकुलर टू देम। द ऑप्टिकल एक्सिस इज इन द मिडल ऑफ ऑप्टिकल कैविटी। तो ये जस्ट और जस्ट ऑप्टिकल एक्सिस क्या है? ये इमेजिनरी पॉइंट है। हम जस्ट ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो दो मिरर हैं कैविटी में, उन दो मिरर के मिडल की जो लाइन है, वो जो लाइन जो उनके दोनों मिरर के मिडल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है उसको हम ऑप्टिकल एक्सिस करते हैं। और ये ऑप्टिकल एक्सिस क्यों होता है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जो दो मिरर हैं कैविटी में उनको अलाइन करना चाहते हैं। तो जब वो अलाइन होंगे तो वो बेटर आउटपुट देंगे और ये ऑप्टिकल एक्सिस तब लाजमी होता है इस अलाइनमेंट के लिए। लेकिन जस्ट ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और नेक्स्ट है अपर्चर। What's that? The beam diameter limiting factor inside the laser cavity. Usually the aperture is determined by the diameter of active medium, but in some lasers a pinhole is inserted into the laser cavity to limit the diameter of beam. ठीक है, अपर्चर जस्ट सिंपल जैसे होल होता है किसी डिवाइस में, तो ये भी क्या है? ये होल है। इस होल से जो हमारे पास लेजर आउटपुट मिलती है तो ये जस्ट होल किया जाता है ताकि हम लेजर को बाहर ले सकें। तो मुख्तलिफ लेजर का जो अपर्चर साइज होता है, जो होल साइज होता है, वो डिफरेंट होता है। सम टाइम पिन होल भी लिया जाता है। पिन होल कितना होता है? ये जो कॉमन पिन होती है ना, उस पिन से अगर आपके पास एक पेज है और उस पेज पर आप पिन को दबाएं और उसके बाद उस पेज पे जितना सुराख होता है, क्योंकि वो जो होल हुआ है उस पिन की वजह से हुआ है, तो वो जो होल साइज होता है वो ऑलमोस्ट पिन के साइज के मुताबिक होता है। तो मोस्ट ऑफ द लेजर में ये जो अपर्चर साइज होता है वो पिन होल के जितना ही होता है। और लेकिन ये अपर्चर साइज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी लेजर आउटपुट पे। ये हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से इफेक्ट करता है। इवन हम डिटेल में मजीद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर में। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। ओके, ये है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल कैविटी। तो ऑप्टिकल कैविटी ये अब तक जितना हमने पढ़ा इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास दो मिरर है, एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। ये हमने इससे पिछले लेक्चर में भी देखा था। ये जो मिरर होते हैं इनकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये जो इस साइड वाला मिरर है ये क्या होता है? टोटल रिफ्लेक्टर, यानी 100% उसकी रिफ्लेक्टिविटी होती है। और ये जो दूसरा मिरर है इसकी रिफ्लेक्टिविटी इसके मुकाबले में कम होती है, लेकिन बहुत कम नहीं होती, ऑलमोस्ट 99% होती है। तो थोड़ी सी नहीं होती क्योंकि हमने आउटपुट भी लेनी होती है, तो इसी रिस्पेक्ट से इसकी रिफ्लेक्टिविटी कम रखी जाती है।
तो इन ये जो रीजन है इन बिटवीन दीज टू मिरर, ये क्या है, ऑप्टिकल कैविटी कहलाती है। और इसी रीजन में हमारे पास क्या है, एम्पलीफाइंग मीडियम रखा जाता है, और इसी मीडियम में ही हमारे पास हमें वो मिलेगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी मिलेगी, और हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट भी होती है। और यूं जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगी तो लेजर आउटपुट होती है। तो लेजर जब मिलती है, इसको हम बैक एंड फोर्थ बार बार मूव करवाते रहते हैं ताकि स्टिमुलेटेड एमिशन मजीद एनहांस होता जाए और हमें लेजर आउटपुट ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉरी, ये है लेजर कैविटी। और मजीद इसमें क्या है कि हमने देखा था कि अभी हमने पढ़ा था ऑप्टिकल एक्सिस। तो ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, ये जस्ट जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइन ऑप्टिकल एक्सिस है। और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, ये जो मिरर है इन मिरर से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों मिरर से परपेंडिकुलर है, लेकिन ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ये इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें ये जो दो मिरर है इनको अलाइन करना होता है, तो इसी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। और अपर्चर क्या है, ये जो आउटपुट जो होल है जहाँ से हम लेजर बाहर लेते हैं, इसको हम अपर्चर कहते हैं। तो इसका साइज डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है, और ये जो साइज है ये अफेक्ट करता है हमारी जो लेजर आउटपुट हो रही है उसकी डिफ्रैक्शन वगैरह पर। ठीक है, तो ये था ब्लॉक डायग्राम, और वही जो वर्ड्स हमने पहले पढ़े थे और उनको इस फिगर में मजीद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, लॉसेस इनसाइड ऑप्टिकल कैविटी। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो हमारी ऑप्टिकल कैविटी है उसमें डिफरेंट लॉसेस हो सकते हैं, और और ये जो लॉसेस हैं उनकी वजह से हमारा जो लेज़र आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लेज़र हो उसका गेन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए लॉस से। ठीक है, तो देखते हैं इधर क्या है, includes all radiation missing from the output of the laser, and the gain of the active medium must overcome these losses inside the optical cavity, misalignment of the laser mirror। तो यहाँ पे जो लेजर का जो लॉस है वो एक उसकी रीजन, वन ऑफ द रीजन इज मिसअलाइनमेंट ऑफ द लेजर कैविटी। ये सारी की सारी रीजन नहीं है, वन ऑफ द रीजन यही है कि क्योंकि लेजर जब मिरर मिसअलाइन हो तो तब वो जो रेडिएशन निकल रही है तो वो एक उसको कन्फाइन नहीं कर सकती। ऑप्टिकल कैविटी के अंदर जब लेजर लाइट कन्फाइन नहीं होगी तो एम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो उससे भी लेजर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और दूसरा क्या है, द कैविटी मिरर्स आर नॉट exactly aligned perpendicular to the laser axis and parallel to each other. The radiation inside the cavity will not be confined during the path between the lasers. Exactly यही बात हमने पहले कही है, जब जो मिरर्स जो हैं वो लेजर एक्सिस पर परफेक्टली अलाइन नहीं होंगे तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई हैं स्टिमुलेटेड एमिशन से, तो वो विद इन द कैविटी ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती, क्योंकि मिसअलाइनमेंट की वजह से उनका लॉस ज़्यादा हो जाता है। जब वो लॉस ज़्यादा हो जाता है तो हमें प्रॉपर गेन नहीं मिलता। तो गेन जब कम होगा, लॉस ज़्यादा होगा, तो वो लेज़र किसी काम की नहीं। ठीक है, तो वन ऑफ द रीजन इज misalignment of laser mirrors. Next is absorption, scattering and the losses in optical elements. ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि absorption, scattering भी ये क्या करती हैं, लेजर लाइट का लॉस का सबब बनती हैं। और यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है वो क्या है, डिफ्रैक्शन लॉस। ये जो डिफ्रैक्शन लॉस है, ये लॉस बेसिकली हमें तब मिलता है जब हमारी लेजर लाइट जब आउटपुट से आती हुई ये अपर्चर से गुजरती है, क्योंकि जो अपर्चर होता है वहाँ पे ये जो हमारी लेजर लाइट है वो डिफ्रैक्ट करती है। आपने अपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि जब एक होल में से लाइट गुजरती है तो वो डिफ्रैक्ट होती है, जितना छोटा होल होगा उतना डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो उससे उतना लॉस भी ज़्यादा हो सकता है।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लेजर लाइट हो वो डिफ्रैक्ट ना हो, क्योंकि डिफ्रैक्शन से स्कैटरिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारी जो लाइट हो उसमें डिफ्रैक्शन कम होगी तो वो यूनिफॉर्म होगी और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, लेकिन डिफ्रैक्शन से फिर स्ट्रेट लाइन में वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो जितना कम छोटा सुराख होगा उतनी ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगी, और जब ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगी ऑफ कोर्स लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है। Every time a laser beam passes through a limiting aperture, it diffracts. It's not always possible to increase the aperture for reducing the diffraction. ठीक है, तो हम ये नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा सा सुराख बना लें और उसमें से लेजर को गुजारा जाए ताकि यूनिफॉर्म नहीं, ऑफ कोर्स हमें एक अपर्चर साइज लेना होता है और उसी के मुताबिक ही लेजर आउटपुट मिलता है। तो हमेशा थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि लेजर हमने ये किया यूं हमारे पास लेजर आउटपुट 100% आ गई, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो इसमें भी एक जो वन ऑफ द लॉस है वो अपर्चर की वजह से है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका रिफ्लेक्शन लॉस का समझ आई होगी। अगर नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डार्क रीजन. What is dark region? The dark region in each of optical cavity marks the volume of active mode in this specific cavity. Region inside the active medium which are not included inside the volume of active medium do not participate in lasing. तो यहाँ पे ये जो अभी हम मजीद देखेंगे, हमारे पास ऑप्टिकल कैविटी जब एज अ ब्लॉक डायग्राम में दिखाई जाएगी तो वहाँ पे हम शो करते हैं एज अ डार्क रीजन। तो वो जो डार्क रीजन होता है वो एज शो करता है एक्टिव मीडियम को। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो लेजर जो मीडियम होता है ना, उसमें हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं। एक होता है होस्ट और दूसरा था एक्टिव मीडियम। तो होस्ट तो वो पंपिंग और दूसरी चीज़ों में काम आता है, लेकिन जो एक्टिव मीडियम है वो एक्टिव मीडियम अगर हमारे पास 100 एलिमेंट है और उन 100 में से जस्ट 5 या 6 जो एलिमेंट है वो वर्क कर रहे होते हैं एज अ एक्टिव मीडियम, बाकी वर्क कर रहे होते हैं एज अ होस्ट। तो इसीलिए जो लेजर हमें आउटपुट मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्टिव मीडियम से ही मिलता है। तो यहाँ पे भी जो रीजन दिखाए गए हैं ऑप्टिकल कैविटी में, वो उनमें जो डार्क शो है वो क्या है, एक्टिव मीडियम के लिए है, और जो दूसरा जो है होस्ट है वो लेजिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि उसमें स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस नहीं हो रहा था, क्योंकि लेजर हमें मिलती ही सिर्फ स्टिमुलेटेड एमिशन से, और स्टिमुलेटेड एमिशन कब होती है, जब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन हो, और पॉपुलेशन इन्वर्जन तब होगी जब हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट हो, और मेटास्टेबल स्टेट सिर्फ हमारे पास उसमें होती है जो एक्टिव मीडियम होता है उसमें एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती। So two parameters determine the structure of optical cavity. अब ऑफ कोर्स जो हम ऑप्टिकल कैविटी बना रहे हैं उसके सम स्पेसिफिक पैरामीटर हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई भी मिरर उठाएं और उसके बीच में हम मीडियम रखें तो हमें वो ऑप्टिकल कैविटी बन जाएगी। वी हैव टू डू सम टू डिफाइन सम पैरामीटर, उनके अलावा ये नहीं हो सकता। सो द वॉल्यूम ऑफ लेजर मीडियम इनसाइड द एक्टिव मीडियम, तो जो एक्टिव मीडियम है वो यकीनन जो दो मिरर हैं उनके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि दो मिरर लगा दिए और उसके दरमियान वाला जो मीडियम है वो आप खाली रखें और जो एक्टिव मीडियम है वो आउटसाइड ऑफ द मिरर रखें। ये इस तरह से आप लोगों को एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगी। हमेशा आपका एक्टिव मीडियम दो मिरर के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है द स्टेबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल कैविटी। ये क्या होती है, ये स्टेबिलिटी एक्चुअली हमें बताती है कि ये जो हमने लेजर कैविटी बनाई है वो कितना हद तक एक्टिव है, जिनकी कितना हद तक वो हमें जो लेजर है उसको एम्पलीफाई करने में कारआमद है, और उसके जो मिरर हैं वो कितना हद तक एफिशिएंट है, और कि हमारा जो लेजर का लॉस है वो ना हो बाय स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, दिस थिंग। तो ये सारे पैरामीटर इसकी स्टेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, so next
Okay, now we have over here types of laser cavity. तो लेजर कैविटी की काफ़ी सारे टाइप्स हैं। ये जो टाइप्स हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं हम किस तरह के मिरर यूज़ कर रहे हैं। And you have studied, I think, in a metric and FSC that mirrors have different types. कोई सर्कल शेप के होते हैं और प्लेन होते हैं। आपने कॉन्फोकल और कॉन्वेक्स, कनकेव, इस तरह के आपने मिरर पढ़े हुए हैं। तो ये मिरर डिफरेंट हम यूज करते हैं और लेजर कैविटी बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वी हैव ओवर हियर। टाइप्स ऑफ लेजर कैविटी: plain parallel cavity, this is the first one. Second is concentric spherical cavity. Third, confocal cavity. Sorry. The next is big radius cavity, semi-spherical cavity, semi-concave cavity, convex concave cavity. So ये जो सारी cavities हैं, ये सारी की सारी इनका इवन जो नाम है वो भी उन मिरर की शेप पर है। ठीक है, डिफरेंट शेप के हम मिरर लेते हैं और हमें डिफरेंट कैविटी मिलती हैं और हर कैविटी की अपनी अपनी खसूसियात है। ओके, लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ लेजर कैविटी one by one. Okay, so the first is plain parallel optical cavity. जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं प्लेन पैरेलल, तो इस जो कैविटी है ऑप्टिकल कैविटी, इसमें हम जो मिरर रहेंगे वो क्या होंगे, प्लेन होंगे। एग्जैक्टली जैसे आपके घरों में मिरर होता है, जो शीशा आप देखते हैं वो भी क्या होता है, प्लेन होता है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम प्लेन पैरेलल। पैरेलल क्यों लिया गया है, क्योंकि वो दोनों जो मिरर है एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया, प्लेन पैरेलल ऑप्टिकल कैविटी। Okay, let's see its details. The plane parallel optical cavity has two plane mirrors and the radius is very big. At both ends, these mirrors are parallel to each other and perpendicular to laser optical axis. ठीक है, तो ये जो दो प्लेन हैं, प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर हैं किसके, लेजर ऑप्टिकल एक्सिस। लेजर ऑप्टिकल एक्सिस इन मिरर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। सही है, और इसमें क्या है, इनका जो रेडियस है ऑफ कोर्स वो ये वो नहीं है, कर्व्ड नहीं है कि इनकी स्पेसिफिक वैल्यू, तो ये क्या है, इन्फिनिटी वैल्यू है एट बोथ है। Okay, this is the figure of plane parallel cavity. It has mirror on the end and this has dark lines, they are showing the active medium, and this has the total optical cavity length around L. So ये है plane parallel optical cavity. Advantages. ओके, जिस तरह से कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो प्लेन पैरेलल कैविटी है ये कितना हद तक यूजफुल है। सो फर्स्ट इज ऑप्टिकल यूज ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ मीडियम। नेक्स्ट इज नो फोकसिंग ऑफ लेजर रेडिएशन इनसाइड द ऑप्टिकल कैविटी। अब इसका ऑल यूज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम, इसका मतलब ये है कि जब वो जो लेजर लाइट है वो सॉरी एक्टिव मीडियम है वो दो मिरर के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जो लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होके दोनों मिरर से आएगी तो वो जो सारा एक्टिव मीडियम है उस सारे को ऑक्यूपाई करता है क्योंकि वो स्ट्रेट है। नेक्स्ट ये है क्योंकि ये स्ट्रेट प्लेन मिरर है तो इसी वजह से इनमें फोकसिंग ऑफ रेडिएशन नहीं होती, आपको जस्ट एक ब्रॉड और पैरेलल लेजर बीम मिलती है। नो फोकसिंग इट हैज एट ऑल। ओके, व्हाट इज डिसएडवांटेज, हाई डिफ्रैक्शन लॉस। तो इसका एक लॉस ये भी है, इससे डिफ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि स्ट्रेट प्लेन है और very high sensitive to misalignment that is very difficult to operate। अब क्योंकि हमारे पास वो जो दो मिरर हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अलाइन ही होने चाहिए,
अगर वो थोड़े से भी मिसअलाइन हो जाते हैं तो लेज़र का लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कैविटी पर काम करने के लिए हमेशा पहले हमें अलाइनमेंट को चेक करना पड़ता है। तो थोड़ी सी भी मिसअलाइनमेंट हो जाए तो लॉस ज़्यादा हो जाता है गेन से, तो इसका ये एक नुकसान है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये जो एक्टिव मीडियम है उस सारे के सारे वॉल्यूम को कवर करता है, यानी कि जो लेज़र लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वो ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिव मीडियम में से गुजरती है। लेज़र की सॉरी जो एग्जैक्टली जो फोटॉन है उसकी एम्प्लीफिकेशन तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उससे लॉस डिफ्रैक्शन के चांसेस हैं। Okay, next. So the next is concentric spherical optical cavity. तो इसका नाम भी exactly mirror की शेप के पे रखा गया है। So this cavity has two spherical mirror of same radii, क्योंकि यहाँ पे जो मिरर है वो क्या है, कर्व शेप में है, तो इसी वजह से इनका क्या है, एक रेडियस है। और लेकिन यहाँ पे जो दोनों मिरर लिए गए हैं वो ऐसे लिए गए हैं कि उनका रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, and the distance between the center of the mirror is equal to twice the radius of aperture of each of the mirror, ठीक है। तो यहाँ यानी कि radius of first mirror is equal to radius of second mirror and is equal to half of the length, ठीक है, half of the length। इसकी क्या रीजन है ये भी अभी हम देखेंगे। Thus the focus of the beam is at the center of cavity। तो ये जो दो मिरर लिए गए हैं ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है, इनका रेडियस है और इन दोनों का रेडियस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और ये जो लेंथ है यहाँ से एक मिरर से दूसरे मिरर तक की जो टोटल लेंथ है वो क्या है, इनके रेडियस के हाफ के बराबर है। तो जिसकी वजह से ये जो लेजर है इसके इनके जो लेजिंग मीडियम है उसके सेंटर में ही ये दोनों मिरर जो लाइट है रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, तो उसको क्या करती हैं, इस सेंटर में आके फोकस करती हैं, ठीक है। तो इस लेजर कैविटी की क्या खासियत है, ये सेंटर में फोकस करती है। प्लेन में क्या था, वहां पे कोई फोकसिंग पॉइंट नहीं था क्योंकि वो प्लेन मिरर थे। यहाँ पे ये हम क्या है, इनको फोकस कर सकते हैं और वो क्या पे है, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ कैविटी। नेक्स्ट इज एडवांटेज। सो इसका पर्पस क्या था, वेरी लो सेंसिटिव टू मिसअलाइनमेंट। तो क्योंकि हमने प्लेन मिरर में देखा था अगर वो मिरर थोड़े से भी मिसअलाइन हो जाए तो लॉस ज़्यादा हो जाता था। तो उस लॉस को ओवरकम करने के लिए हम इस तरह की कैविटी ले सकते हैं। इस कैविटी से क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत मिरर मिसअलाइन हो भी जाए तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज लो डिफ्रैक्शन लॉस। लॉस भी डिफ्रैक्शन का रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इसके भी ऑफ कोर्स एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या है, लिमिटेड यूज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम। अब एक्टिव मीडियम वो सारा का सारा उस जो कैविटी है उसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फोकसिंग हो जाती है। तो फोकसिंग होने की वजह से ये सारा का सारा एक्टिव मीडियम को कवर नहीं कर पाता। तो एडवांटेज है लेकिन साथ साथ इसका ये एडवांटेज भी है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम फोकसिंग ऑफ द रेडिएशन इनसाइड द ऑप्टिकल कैविटी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इनसाइड द कैविटी ही फोकस हो जाती है, तो आउटपुट में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट, हियर वी हैव कॉन्फोकल ऑप्टिकल कैविटी। तो इसमें क्या होता है, दिस कैविटी हैज टू स्फेरिकल मिरर, रेडियस R1 is equal to R2 is equal to L। तो इसमें भी एग्जैक्टली पिछले की तरह यहाँ पे भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर ही हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट यहाँ पे क्या है कि जो लेंथ है वो इक्वल होती है इन दोनों मिरर के रेडियस के। जो लास्ट टाइम हमने देखा था उसमें जो लेंथ थी वो उस लेंथ का हाफ इक्वल होता था उन दोनों मिरर्स के रेडियस के। तो उससे ये भी नुकसान होता था कि जो हमारी बीम है वो एग्जैक्टली मिडल पे आके फोकस हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये हाफ ऑफ द लेंथ के इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से बीम मिडल में
फोकस नहीं हो पाती। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में हमारे पास क्या है कि मिडल में लाइट फोकस नहीं है। ठीक है, ओके। एडवांटेज, द लिटिल सेंसिटिविटी ऑफ मिसअलाइनमेंट, लो डिफ्रैक्शन लॉस। और जैसा कि पिछले में भी हमने देखा था, जब हम कर्व लेते हैं तो मिसअलाइनमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे भी मिसअलाइनमेंट वैसे ही खत्म है, डिफ्रैक्शन लॉस भी खत्म है। नो हाई फोकसिंग इनसाइड द कैविटी, क्योंकि लास्ट जो वो फोकल ऑप्टिकल कैविटी थी उसमें जो डिसएडवांटेज था वो यही था कि मिडल पे फोकसिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे उसको ओवरकम किया गया है इस कैविटी की मदद से। मीडियम यूज और द वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम, तो वहाँ पे क्या था कि जो हमारा एक्टिव मीडियम था वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप नहीं हो रहा था ज़्यादा फोकसिंग की वजह से, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक उसको हम एनहांस कर सकते हैं, एक्टिव मीडियम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा फोकसिंग मिडल में नहीं है। Here we have big radius cavity. तो ये एग्जैक्टली सेम कैविटी है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं स्फेरिकल कैविटीज की तरह। जस्ट यहाँ पे ये है कि ये जो दो लेजर मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं उनका रेडियस लेंथ से ज़्यादा होता है, यानी कि इस कैविटी की लेंथ जो है वो कम है, लेकिन जो मिरर साइज है या जो मिरर है उनका रेडियस क्या है, ज़्यादा है। तो ऑलरेडी अब तक जितना हम पढ़ चुके हैं उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके रेडियस ज़्यादा होने से क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जब इन दो मिरर का रेडियस बड़ा है किससे, कैविटी की लेंथ से। ठीक है, ये दो मिरर हैं, इन दोनों मिरर का रेडियस क्या है, ज़्यादा है कैविटी की लेंथ से। तो इसका मतलब है कि जो बीम है वो सेंटर में फोकस नहीं हो पाएगी, और सेंटर में फोकस नहीं होगी बल्कि इस सेंटर से अलग होगी, तो ये बीम है ये ऑलमोस्ट ऑल एक्टिव मीडियम को, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एक्टिव मीडियम को क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है, अब तक आप लोगों का अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस रेडियस का, जो हमारा मिरर है उसका रेडियस ऑफ अपर्चर और लेंथ का आपस में क्या है, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर देने से और रेडियस ऑफ कर्वेचर से इन दोनों के क्या रिलेशन बनता है और इससे हमें क्या आउटपुट मिलती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसकी समझ होगी। नेक्स्ट, ओके, द एडवांटेज ऑफ बिग कैविटी, इससे मीडियम सेंसिटिविटी टू मिसअलाइनमेंट। तो मिस ऑल दो, क्योंकि ये सारे मिरर क्या है, कर्व शेप में है, शेप मिरर मैक्सिमम जो लेजर जहाँ से भी आ रही होती है लाइट उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं, उसको मजीद स्कैटर नहीं करते, तो इस वजह से मिसअलाइनमेंट अगर थोड़ी बहुत हो भी तो हमारी जो लेजर आउटपुट है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है मीडियम डिफ्रैक्शन लॉस, डिफ्रैक्शन लॉस ज़्यादा पड़ता है मिरर में, तो इनमें इतना ज़्यादा नहीं होता। नो हाई फोकसिंग ऑफ बीम इनसाइड द कैविटी, ये नो हाई फोकसिंग किस वजह से हुई, क्योंकि जो रेडियस था मिरर का वो ज़्यादा था लेजर कैविटी की लेंथ से, तो इसी वजह से मिडल में फोकसिंग नहीं हो पाती, और यही हम चाहते थे और वो इस बिग रेडियस कैविटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। द लास्ट वन इज यूज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम, तो क्योंकि फोकसिंग मिडल में नहीं हो पाती और जितनी ज़्यादा फोकसिंग होती है वो इतना एरिया जाता है, तो इससे फोकसिंग ज़्यादा नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव मीडियम को यूटिलाइज किया जा सकता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेमी स्फेरिकल कैविटी। इस कैविटी में क्या होता है, अगर इसको देखें तो इसमें एक तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, लेकिन दूसरा क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है कि
जो एक प्लेन मिरर है, दूसरा स्फेरिकल है, अगर दोनों प्लेन होते तो तब हमारा लॉस ज़्यादा हो जाता। तो इससे क्या है, एक तो लॉस कम हो जाएगा, हम एट द एंड पॉइंट पर मिडल की बजाय एंड पॉइंट पर जो लेज़र है उसको फोकस कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी रेडियस ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ द कैविटी के इक्वल होता है, ठीक है। चलें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं। ओके, एडवांटेज ये है कि रिफ्रैक्शन लॉस कम होता है। अगर दोनों ही प्लेन होते तो रिफ्रैक्शन लॉस ज़्यादा होता। इसमें से एक प्लेन है और दूसरा क्या है, स्फेरिकल है, तो रिफ्रैक्शन लॉस ऑलमोस्ट कम हो जाता है। और मिसअलाइनमेंट भी इसी रिस्पेक्ट से कम हो जाती है, क्योंकि दूसरा जो कर्व्ड वन है वो फोकस करने की कोशिश करता है, जबकि प्लेन में इस तरह की कोई खसूसियत नहीं होती। नेक्स्ट इज अनस्टेबल कैविटी, कॉन्वेक्स कॉन्केव कैविटी। ये जो कॉन्वेक्स कॉन्केव कैविटी है इसको अनस्टेबल कैविटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें एक हम कन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव मिरर लेते हैं, और अगर आप इस फिगर में देखें तो एक कन्वेक्स है और दूसरा कॉन्केव है, और यहाँ पे जो फोकसिंग हो रही है वो आउट ऑफ द कैविटी पॉइंट पर हो रही है, यानी कि लेजर एग्जैक्टली हमें फिक्स पॉइंट पर आके आउटपुट मिल जाती है, और द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ मिरर मीट एट द सेम पॉइंट। तो इस वाले मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस इस एंड पे है, और ये वाला इसका भी, दोनों एक ही पॉइंट पर आके फोकस करते हैं। तो इस तरह की कैविटी को अनस्टेबल कैविटी भी कहते हैं। अनस्टेबल कैविटी के ये हम बाद में देखेंगे, और इसके भी एडवांटेजेस हैं। सो एडवांटेजेस, हाई द मोड्स इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द एक्टिव कैविटी। ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था मोड्स ऑफ एक्टिव मीडियम। मोड्स हमारे पास ट्रांसवर्स मोड्स भी थे, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स भी थे। तो इस तरह की कैविटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा मोड्स हासिल कर सकते हैं, स्पेशली जो हमारे पास ट्रांसवर्स मोड्स हैं वो हम यहाँ से ले। ऑल द पावर इनसाइड द कैविटी इज एमिटेड आउट, क्योंकि ये सारा का इनका फोकल पॉइंट क्या है, आउट ऑफ द कैविटी है। तो जितनी भी लेजर प्रोड्यूस हुई है वो सारी की आउटपुट आउट हम ले सकते हैं। बाकियों में क्या था, वो मिडल में आके फोकस हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे ये सारी की सारी आउट ऑफ द कैविटी आके फोकस होती, ऑल आउटपुट हम गेन कर सकते हैं फ्रॉम द कैविटी। The laser radiation is emitted out of the laser around the edge of the same mirror. Same thing that is used in a high power laser which cannot use standard output coupler. तो ये वाली जो कैविटी है ये सिर्फ और सिर्फ हम तभी इस्तेमाल करते जब हमारे पास क्या हो, आउटपुट ज़्यादा हो, या हाई पावर लेज़र जब हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हाई पावर लेज़र को आपने कैविटी के अंदर फोकस कर दिया तो लॉस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हाई पावर की लेज़र है तो वो इनसाइड द मटेरियल को ही डैमेज कर देती है, और हम नहीं चाहते कि हमारा इनसाइड डैमेज हो। हम ये चाहते हैं वो मटेरियल क्या करे, लेज़र प्रोड्यूस करे इंस्टेड ऑफ डैमेज इट बाय इटसेल्फ। सो हम क्या करते हैं, इसका जो फोकस पॉइंट वो आउटसाइड ऑफ द मिरर रखते हैं, ताकि जो भी लेजर प्रोड्यूस हो हाई पावर की वो बाहर से ही एमिट हो जाए। तो इसी वजह से इसको अनस्टेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, द बीम शेप हैज अ होल इन द मिडल, और इसके लिए आउटपुट के लिए जो आप होल लोगे वो क्या लेते हैं, मिडल से, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट एक लिमिट तक हाई पावर आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डैमेजिंग होती है, और जो हमारे लिए भी, ना सिर्फ लेज़र की और हमारे लिए भी डैमेजिंग होती है। तो इस वजह से इसका जो आउटपुट का होल होता है वो लेस रिफ्लेक्ट की बजाय मिडल में लिया जाता है, ताकि आउटपुट थोड़ी कम पावर की आए। सही है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि आउटपुट लेस रिफ्लेक्टेड के बजाय अंदर होता है। सही।